Abida, good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning once again. Good morning, sir. जी कैसे हैं आप लोग? बढ़िया. Good morning, sir. Yes, sir. So today we will start new topic, material, right? Material costing. ठीक है. So time. स्टार्ट करें बेटा. सारे बच्चे आ गए. Shall we start our session? बाकी बच्चे कहाँ गए? हेलो. Yes, sir. We can start. Shall we start? Okay. Yes. Today we will start new topic, material costing, right? Material costing. ठीक है. It is very important for your exam point of view also. This topic is very important for your exam point of view also. So please listen carefully, right? Don't take lightly, please. So one want to enter. Wait a minute. Please ask your friends that join this class as soon as possible within 1 minute. उसके बाद में I will not, after that I will not allow. चलो स्टार्ट करते हैं. So today's topic is material costing. ठीक है. Material costing is very important for your exam point of view. So what do you mean? First of all, note down the meaning of the material. What do you mean by material? Material. Can anybody can tell what is the actual meaning of the material? Material किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? Anybody else? No. चलो मैं बताता हूँ. तो कहता है कि the first and the most important element of the product is cost. Product cost is material. जब कभी भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जब कभी भी बेटा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस केस में सबसे पहले जो मटेरियल लगता है, ठीक है, दैट इज नोन एज मटेरियल. So meaning of the material, the first and the most important element of the product cost is material. Material is a substance and integral part from which the product is made. ठीक है. कोई भी जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले जो उसका प्राइम जो मटेरियल लगता है, ठीक है, उसके बिना जो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, दैट इज नोन एज मटेरियल. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मटेरियल कहते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट. जो भी हमने लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था, कॉस्ट शीट हमने डिस्कस की थी. सबसे पहले क्या था बेटा? उसका मटेरियल आता था, मटेरियल कंज्यूम. उसके बाद बेटा क्या आता था? उसकी क्या आता था बेटा? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. ठीक है. उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे. उसके बाद बेटा हम क्या बनती थी भाई? प्राइम कॉस्ट बनती थी. तो द पॉइंट इज दैट कि जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो जो सबसे पहले जो मटेरियल लगता है, जिसकी बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, तो दैट इज नोन एज मटेरियल. दैट इज नोन एज मटेरियल, राइट?
Yes, sir. क्लियर है? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो लोग बच्चे लेट आए हैं कैसे अलाउ करूंगा मैं, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो बच्चे लेट आए हैं, कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, द फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट इज मटेरियल। जो भी हमने कॉस्ट शीट में डिस्कस किया था बच्चे, तो बताइए कैसे मैं हाउ आई विल डिलीवर माय लेक्चर, बीच बीच में दिस इज द लास्ट टाइम, आई विल नॉट, अब मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी बच्चे को। Listen carefully once again. I'm repeating once again. Listen carefully once again, guys. We were discussing what the meaning material costing. सबसे पहले we are discussing here meaning of the meaning of what is the actual meaning of the material. The first and the most important element of the product cost is material. ठीक है, material is a substance and integral part from which the product is made. ठीक है, and constitute a significant component of the total cost. Total cost, जब last time हमने बेटा cost sheet हमने डिस्कस की थी, तो सबसे पहले कॉस्ट कौन सी आ रही थी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में? उसका बेटा मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल के बिना कोई भी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आई वांट रिस्पांस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मटेरियल इज अ सब्सटेंस एंड इंटीग्रल पार्ट फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट। जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है, सबसे पहले हमारा मटेरियल की कॉस्ट ऐड होती है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद बेटा क्या आता था हमारा प्राइम कॉस्ट आती थी। तो टोटल कॉस्ट के बाद हमारी फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे होते थे, उसके बाद हम फैक्ट्री कॉस्ट आते थे, उसके बाद हम आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते थे। तो सारी कॉस्ट ऐड करने के बाद तो हमारी टोटल कॉस्ट बनती थी। इन द सेम मैथ, सो इट इज सेइंग द मटेरियल इज अ सब्सटेंस एंड इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड। कोई भी प्रोडक्ट बनता है and constitute a significant component of the total cost. Depending upon the type of the product manufactured, the material cost may go up to 70 or 80% of the total cost. ठीक है, now the point is that material may be classified into the broad three categories. तीन कैटेगरी में हम बेटा मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा रॉ मटेरियल, राइट? रॉ मटेरियल। दूसरा होता है बेटा सेमी फिनिश मटेरियल। पहला होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है सेमी फिनिश मटेरियल एंड तीसरा होता है फिनिश मटेरियल, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, किसे कहते हैं, राइट? सो मटेरियल एंटरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। मटेरियल एंटरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, सपोज करो अपनी माइंड में इमेजिन एक फैक्ट्री की image create करो। You are an entrepreneur, you are a manufacturer, and you are producing any product. आप कपड़ा बनाते हैं, राइट? आपकी मान लो टेक्सटाइल कंपनी है, फैक्ट्री है, या सपोज करो कुछ और किसी चीज में आप डील कर रहे हैं और आप अपनी माइंड में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट तभी आपको ये क्लैरिटी जल्दी समझ में आ जाएगी। then you would be able to recall very easily. तो रॉ मटेरियल जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मटेरियल एंटरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एट द वेरी बिगिनिंग इन द नेचुरल और द रॉ फॉर्म। रॉ फॉर्म, कच्ची फॉर्म। जैसे मान लो कपड़ा बनता है, तो कपड़ा बेटा कहाँ से बनता है? द रॉ मटेरियल माइट बी अपीयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल रॉ कॉटन, कपास, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा कपास। रॉ कॉटन इन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। जब कभी भी यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। जब कॉटन टेक्सटाइल जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनते हैं, तो कॉटन का जो कपड़ा बनता है क्या वो हवा में बन जाता है क्या? इट इज पॉसिबल नहीं। हाउ इट इज मेड? वो बच्चे बनता है आपको रॉ कॉटन डालना पड़ता है,
तो जो रॉ कॉटन है जिसे हम कपास हिंदी में बोलते हैं, दैट इज नोन एज रॉ मटेरियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर एग्जांपल रॉ कॉटन, रॉ जो हमने कपास जो डाला फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, so the kapas is known as the raw material. बात समझ में आ गई? It's very very simple, it's easy, clear है? So disciplining the production process without forming a tangible part of the output. ठीक है, कि बात समझ में आ गई? I hope. Yes, sir. Okay, very nice. You Ansari, very nice. ठीक है, उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। सेमी फिनिश सेमी का आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेमी फिनिश मटेरियल किसे कहते हैं। मतलब कि आधा बन गया है और अभी आधा नहीं बना है। बात समझ आ गई? ये सुनो, पार्टली फिनिश सेमी फिनिश मटेरियल, पार्टली फिनिश मटेरियल परचेज फ्रॉम द outside or produced within the organization for assembling into the final product. Unpolished furniture purchased from outside and polished house before the sale. इसमें जैसे एग्जाम्पल क्रिएट किया गया है कि अनपॉलिश्ड मतलब फर्नीचर तो आप खरीद के ले गए, अनपॉलिश्ड है वो, जब उसकी पॉलिश हो जाएगी तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो कि आपका मान लो सपोज करो टेबल बनाते हैं, ठीक है, सपोज करो हम लोग टेबल, हमारी फैक्ट्री में टेबल्स बनती हैं, टेबल समझते हैं ना, चेयर, ठीक है, लकड़ी की बनती है। तो लकड़ी को की चेयर बनाने के लिए what we need what wood, yes or no? हमें क्या Yes, sir. we need wood। तो wood क्या हो गया हमारे लिए? wood हमारे लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल, ठीक है, yes or no? तो wood हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उस बना के रख लिया हमने, पॉलिश्ड नहीं है, आधा काम हो चुका है उसमें, अभी आधा काम होना बाकी है, तो वो एकदम रेडी नहीं है टू फॉर द सेल, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो दैट इज नोन एज सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि 70 और 80% काम हो चुका है उसके अंदर, 20 और 30% काम होना उसके अंदर बाकी है। यानी 100% अगर प्रोडक्ट बनेगा उसमें 70% काम हो चुका है और 30% अभी काम नहीं हुआ है, तो दैट इज नोन एज सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे हमारे इस बार एग्जांपल के केस में बहुत सारे एग्जांपल्स, वी कैन टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आप अपनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप खुद भी जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आप देख रहे लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप थोड़ा सा आपको ज्यादा भी होगा मुझसे। तो जो हम चेयर की टेबल का एग्जांपल ले रहे थे, तो टेबल जो हमने बनाया रॉ मटेरियल किससे, वुड जो अभी 70% काम हो गया, अभी उसको पॉलिश्ड होना बाकी है उसको भी, ठीक है, तो 30% अभी काम नहीं हुआ है, तो दैट इज नोन एज सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड मटेरियल। उसके बाद आता है बेटा फिनिश मटेरियल। वर्ड फिनिश्ड इसमें अपने आप में एक क्लैरिटी आ रही है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द फिनिश्ड मटेरियल, राइट। तो फिनिश्ड मटेरियल आर द प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड इन द फॉर्म दे आर manufactured without any further value addition. An automobile is a finished product used directly by the consumer. तो finished material जो बना है, जो जिसे हम कह सकते हैं finished product भी कह सकते हैं, तो वो एकदम रेडीमेड, एकदम रेडी है फॉर द सेल, ठीक है। उसमें पूरा 100% काम हो चुका है। उसमें क्या बेटा 100% काम हो चुका है। रॉ मटेरियल, जो हमने रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे, उसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ था। सेमी फिनिश मटेरियल में क्या बात है कि 70-60% काम हो चुका है, 30 और 40% काम नहीं हो चुका है। फिनिश मटेरियल में क्या है कि पूरा 100% काम कंप्लीट हो चुका है। अगर इसको छोटे शब्दों में समझें, अगर वी कैन अंडरस्टैंड इन अदर वर्ड्स आल्सो, दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। जैसे मान लो आटा है, आटा समझते हैं ना, फ्लोर, ठीक है, आटा जिससे हम रोटियां बनती हैं, तो जो मार्केट से हम परचेज करके लेकर आते हैं 10 kg का, जैसे मान लो कनक का लेकर आए, ठीक है, तो कनक का जब रॉ मटेरियल लेकर आए, आटे को लेकर आए, तो आटा जो है जो रॉ फॉर्म में है, व्हाट इज दैट कैन एनीबॉडी टेल्स? तो दैट इज योर रॉ मटेरियल, ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरा, उसके बाद मम्मा ने क्या करा, मॉम ने उसको आटे को गूंदा, आटा
आटा गूंद लिया, कितना परसेंट, 50% काम हो गया है, अभी रोटियां बनना बाकी हैं। बात समझ आ गई? तो जब वो आटा गूंदा, मम्मा ने जब रोटी आटा गूंद लिया जैसे कहते हैं, तो आटा आटा रॉ फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, सेमी फिनिश हो गया ना वो। अभी 50-60% काम हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको रोटियां बना ली, चपाती जब हमने बना ली, दैट इज नोन एज फिनिश प्रोडक्ट। बात समझ में क्लियर एग्जाम्पल ले मैन लैंग्वेज समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। रॉ मटेरियल जो हमने आटा खरीद के लेकर आए थे, वो था मेरा रॉ मटेरियल। उसके बाद सेमी फिनिश मटेरियल जो आपने आटा गूंद के रख लिया, दैट इज नोन एज सेमी फिनिश मटेरियल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट। उसके बाद जो हमने रोटियां मम्मा ने रोटी बना ली, दैट इज नोन एज फिनिश मटेरियल। बात समझ आ गई? अगर सेमी फिनिश में एक बात याद रखना कि 70-60% काम हो चुका होता है, 30 या 40% काम नहीं हो चुका है, ठीक है। बीच में फिनिश का मतलब क्या है कि पूरा 100% प्रोडक्ट बन चुका है एंड रेडी टू सेल। सिंपल है, इट्स वेरी वेरी इजी। एग्जाम्पल समझ में आ गया बच्चों? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? हेलो, नो सर। क्लियर है? सर सर रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश रॉ मटेरियल का जो इम्पोर्टेंस है, या मतलब ये जो टर्म है सबके लिए अलग अलग वैलिड होगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं हम लोग आटा खरीदते हैं, डायरेक्टली खरीदते हैं, पैकेट वाला खरीदते हैं, लेकिन गाँव में क्या होता है, मतलब रूरल एरियाज में क्या होता है कि लोग गेहूं से आटा बनाते हैं, खुद बनाते हैं, अपने घर पे ही बनाते हैं वो लोग। तो सर उनके लिए रॉ मटेरियल गेहूं होगा और हमारे लिए रॉ मटेरियल जो है वो आटा है। तो उनके लिए रॉ मटेरियल गेहूं होगा, लेकिन आटा उनके लिए सेमी फिनिश रॉ मटेरियल होगा। ऐसा कहना क्या सही होगा? तो फिर फाइनल में क्या बनेगा उससे? जी, फाइनल में क्या चपाती फाइनल बनेंगे? में फिनिश प्रोडक्ट बनेगा सर। तो चपाती बनेंगी ना एट द लास्ट। व्हाट द मम्मा विल डू, चपाती बनेंगी। जी जी। तो हाँ, कह सकते हैं आप। उस केस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? यू आर सेइंग कि रूरल एरियाज में, जिसे हम हिंदी लोकल वर्ड में चक्की वर्ड यूज करते हैं ना, वो वर्ड यूज कर रहे हैं ना आप। तो हाँ, चक्की में गेहूं डाला जाता है, तो चक्की में जो गेहूं डाला, तो दैट इज योर रॉ मटेरियल, राइट? ठीक है। यस सर। लेकिन जब आटा बना तो वो भी अभी रॉ मटेरियल है। बात समझ में आ गई? क्योंकि अभी उसमें अभी वो रेडी नहीं है, दैट इज योर रॉ मटेरियल। गेहूं भी रॉ मटेरियल था अभी इस केस में। और बेटा जो चक्की से हमने जो आटा बना है, गेहूं से आटा जो बना है, तो वो भी अभी रॉ फॉर्म में है ना। अभी उसमें कुछ वैल्यू है, उसमें कोई आटा हमने गूंदा नहीं है। बात समझ आ गई? और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इट कैन बी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस वर्ल्ड। द पॉइंट इज दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आप सेमी फिनिश प्रोडक्ट का मतलब इतना समझे कि 50 या 60-70% काम हो चुका है, 100% अभी उसमें काम नहीं हुआ है, ठीक है। जो पूरा बनके कोई भी प्रोडक्ट रेडी हो गया, तो दैट इज नोन एज योर फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। कोई बात नहीं, गुड, ठीक है। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। बेटा डोंट टेक लाइटली, इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। मैं अभी क्लैरिटी कर रहा हूँ। मे बी कैन बी आस्क्ड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और इट कैन बी आस्क्ड द न्यूमेरिकल क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। वी विल आल्सो डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट आल्सो। कीप पेशेंस, डेफिनेटली इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर सकूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ईश्वर ने चाहा जरूर, मैं पूरी अपनी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज द प्रैक्टिकल नॉलेज आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, ठीक है। एंड कीप पेशेंस प्लीज, because delivering a lecture it need a lot of time and lot of energy, please. So material cost may be either direct or indirect, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या डायरेक्ट मटेरियल के समझते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल?
कहता है हमको डायरेक्ट मटेरियल आर दोज दैट कैन बी कन्वीनियंटली एंड होली आइडेंटिफाइड विद ए स्पेसिफिक यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, प्रोडक्ट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेसर ऑपरेशन, these become the part of the finished product itself. Example, leather in the leather product. ठीक है, you can take the example of the you can take the example of the leather factory. leather factory में suppose करो wallet बन रहे हैं, leather के wallet, पर्स जिसे कहते हैं. ठीक है, leather के bags बन रहे हैं. तो जो leather के bags बन रहे हैं, leather का जो पर्स बन रहा है, जो leather का wallet बन रहे हैं, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा जो उसका लेदर है. लेदर के बिना तो वो पर्स बन नहीं सकता ना. इट इज नॉट पॉसिबल. यस और नो? इट्स वेरी वेरी सिंपल. मैंने कहा था पहले कि बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं बेटा. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड एज इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट, राइट. सो कहता है कि इस वाले एग्जांपल में लेते हैं लेदर इन लेदर प्रोडक्ट, वुड इन फर्नीचर प्रोडक्शन. जैसे लकड़ी फर्नीचर प्रोडक्शन जब कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, तो लकड़ी क्या हो गई हमारे लिए, दैट इज द वुड. क्या हो गया हमारे लिए, डायरेक्ट मटेरियल. इस वाले एग्जांपल में लेदर, जब कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पर्स बना रहे, वॉलेट बन रहे हैं, तो लेदर इज माय डायरेक्ट मटेरियल, राइट. एट अ टाइम सर्टेन मटेरियल ऑफ स्मॉल वैल्यू थ्रू traceable to a specific cost unit are treated as an indirect material because the time, energy and cost involved in record keeping of such a small value is nothing but achieving a slightly higher accuracy of in ascertaining the cost. Glue, nails, nut, bolt in furniture production. However, the material of whatever value used in contracts perform a special sales outside the factory. ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल आई होप समझ में आ गया होगा. Yes, sir. वेरी नाइस अयूब. तो डायरेक्ट मटेरियल हमने एग्जांपल ले लिया. जैसे लेदर के जब आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो लेदर के जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी लेदर यूज कर रहे हैं, दैट इज माय डायरेक्ट मटेरियल. जब फिर प्रोडक्ट फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वुड क्या हो गया मेरा, वुड इज माय डायरेक्ट मटेरियल. सिंपल है. आगे मूव ऑन करते हैं. और इट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लैंग्वेज तो इसी कॉस्ट अकाउंटिंग को फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, इसी लैंग्वेज को हम हिंदी में पढ़ा सकते हैं, इसी सब्जेक्ट को हम दूसरी लैंग्वेज में समझा सकते हैं. बट पॉइंट इज दैट कि यू मस्ट हैव अ स्किल टू राइट हाउ यू कैन इलैबोरेट योर कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप अपने वर्ड्स में बिकॉज व्हेनेवर यू राइट योर पेपर, ठीक है, इन द आंसर शीट, हर बच्चे का लिखने का स्टाइल अलग होता है. हर बच्चा अपने तरीके से लिखता है, अपनी वर्ड्स यूज करता है. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और उसको अपने वर्ड्स में उसको इलैबोरेट करने की कोशिश किया करो. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं उसको बाद में इन द लास्ट सेशंस, जब कभी भी मुझे एक स्पेशल मैं सेशन रखूंगा इस केस में कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, कैसे आपको लिखना चाहिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. उस पर मैं एट द एंड 30-25 मिनट्स का लेक्चर में आपको डिलीवर करूंगा. उस पर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं समझाऊंगा. अभी तो मटेरियल कॉस्टिंग डिस्कस करते हैं. सो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, ऑल दोस मटेरियल दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट मटेरियल. वो मटेरियल जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल नहीं क्लासिफाई नहीं कर सकते, that is known as indirect material. Indirect material generally do not physically constitute a part of the product, and indirect material include material to use in production which have a smaller or complex consumption and it is not feasible try to trace. तो अब तो छोटा मोटा एग्जाम्पल समझते हैं. Production supplies and material which cannot be identified with specific cost unit, grease, lubricating oil, scrap, small tools used in the factory. जैसे मान लो कि हम लकड़ी का हमारा किस चीज का काम है बेटा, लकड़ी का काम, मतलब वी आर मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर प्रोडक्शन करते हैं. तो वुड क्या हो गया था, मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो गया था बच्चे. अब दिमाग लगाने वाली बात है, क्या लकड़ी को जोड़ने के लिए उसमें क्या पेंच नहीं लगते, पेंच समझते हैं ना, स्क्रू लगते हैं. आप क्या वो क्या मुझे वर्ड्स यूज नहीं आते. ठीक है, स्क्रू लग गया
आपका फेविकोल यूज हो रहा है, ठीक है, फेविकोल यूज हो रहा है, आपका स्क्रू यूज हो रहा है, और छोटी छोटी चीजें नेल्स यूज हो रही हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, इनडायरेक्ट मटेरियल। जस्ट ट्राई टू एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब जिसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, जैसे लकड़ी वाले केस में वुड क्या हो गया, मान रहे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, हम क्या बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, टेक ए प्रोडक्ट, वी आर मैन्युफैक्चरिंग, डूइंग फर्नीचर प्रोडक्शन। फिर जो इसके अंदर स्क्रू नेल्स लग रही हैं, पेंच लग रहे हैं, आपने फेविकोल यूज किया है, तो वो दिख नहीं रहा है ना, उसके बिना काम भी नहीं हो सकता, तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद बेटा मीनिंग ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। मीनिंग ऑफ द मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा इसलिए ही पढ़ाया जाता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ जाए। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो टेबल आप बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, हमारे वाले केस में मान लो जो टेबल बना रहे हैं आप, और भी बहुत सारे लोग फर्नीचर में डील कर रहे होंगे, तो हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं हो कि जो भी हमारा कारपेंटर है उसको, वो अनस्किल्ड है, वो काम ही नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, और वो वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, नुकसान, उसको काम करने का मतलब अभी मेथड्स पता नहीं है, and they are doing wastage of my raw material. So what would be the result? जो मैंने इस अनस्किल्ड बंदे को मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर रख लिया और वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, मेरा रॉ मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। ये सब नो बस में आ गई। यस सर। तो पॉइंट क्या है कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमें ऐसा काम करना है कि हमारा कॉस्ट कम आए। कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम इन द फर्स्ट सेशन इन द फर्स्ट सेशन मैंने इसी चीज को समझाया था कि वी हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो यहाँ पे जो मटेरियल है, मटेरियल की कॉस्ट को भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे करेंगे, चलो समझते हैं बात को। मटेरियल कंट्रोल इज अ सिस्टम व्हिच एंश्योर द प्रोविजन ऑफ द राइट क्वांटिटी मटेरियल ऑफ द राइट क्वालिटी। राइट क्वांटिटी, सही चीज खरीदना है। ठीक है, राइट क्वालिटी एंड द राइट टाइम विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट डज दैट मीन? अगर इसको अगर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि जो भी आप लकड़ी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं वुड की, तो जो लकड़ी आ रही है तो आपने किसी सप्लायर से ली होगी ना, सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, सप्लायर डी, एफ, बहुत सारे सप्लायर मार्केट में बैठे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यू एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, एज अ गुड एंटरप्रेन्योर, एज अ गुड बिजनेसमैन, मुझे उन सप्लायर को पकड़ना पड़ेगा जो कि मेरे को अच्छी क्वालिटी का लकड़ी दें और अच्छी क्वालिटी का एंड दूसरे के से सस्ता दें। यस और नो? यस और नो? सिंपल है। यस सर। तो Yes, sir. यस सर। मुझे एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ गुड बिजनेसमैन, वो सप्लायर ढूंढने हैं जिससे जो मेरे को अच्छी क्वालिटी की लकड़ी दे, प्लस में क्या, सस्ता दे, डिस्काउंट दे मेरे को। सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर डी, तीन तरह के सप्लायर है। सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, ठीक है, ये दे रहा लकड़ी। मान लो छोटे सा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं कि लकड़ी कैसे बिकती है। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है वैसे, किलो के हिसाब से बिकती है, मीटर के किलो के हिसाब से बिकती होगी, सर केजी केजी के हिसाब से बिकती है।
ठीक है, 10 किलो के हिसाब से। तो कितना रुपए किलो ले लें? सर इतना पता नहीं है सर, सपोज 5 कंसीडर कर लो, 5। सपोज करो एक एक 1000 नहीं 500 रुपए पर केजी, नहीं 100 रुपए लेते हैं सर। केजी का नहीं, 100 रुपए केजी नहीं होगा बेटा, टन के हिसाब से सर जाता है। 5-6 इतना ही आता है सर। कैसे? सर 5 रुपये पर केजी मेरे ख्याल से। अरे नहीं नहीं यार, इतना चीप थोड़ी ना मिल रहे हैं। इतना खराब चीप, लकड़ी। ये तो अब बहुत सस्ती खराब लकड़ी लेके मतलब क्या जाना है, तो फैक्ट्री आपकी डूब जाएगी। सर इतने का ही आता है। नहीं नहीं, 5 रुपए केजी कहाँ कहाँ बिकती है लकड़ी? 5 रुपए किलो कहाँ मिल जाएगी लकड़ी यार? इतने का पेपर भी नहीं आता है। 5 इतना रुपए रुपए चलता है भाई। सपोज करो, एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, 5 रुपए केजी बहुत सस्ती हो गई बेटा। अभी मार्केट में जाओ, थोड़ा एनालाइज करना। सपोज करो पेपर भी नहीं आता सर, ये बता रहे जो। जी, सपोज करो कि यू नो मान लो 100 रुपीज पर केजी, ठीक है, केजी के हिसाब तो होगा नहीं, 5 केजी मानते हैं। 5 केजी एक बंदा देता है 500 रुपए का, बी देता है आपको 450 रुपए 5 केजी का, और सी देता है आपको 400 रुपए 5 किलो लकड़ी। तो बताइए किससे लेना पसंद करेंगे आप? अच्छी सेम क्वालिटी है, सी से। ए बी सी तीनों सप्लायर थे, सी दे रहा है 400 रुपए 5 किलो लकड़ी, 400 रुपए की, ये दे रहा है 450 का, ये दे रहा है 500 रुपए। तो किससे लेना पसंद करोगे? एज अ गुड सी से लेना पसंद करोगे, क्योंकि उसका रेट सस्ता है, ठीक है। तो इसी को ही कहते हैं मटेरियल कंट्रोल। एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया, कॉस्ट को मैंने कम करने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बेटा इसमें ये भी है कि जो भी आपने फैक्ट्री के अंदर जो कारपेंटर रखे हैं, जो भी कारपेंटर रखे हैं, वो स्किल्ड होना चाहिए, अनस्किल्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो मैंने अनस्किल्ड बंदे को रख लिया और वो बंदा क्या कर रहा है, वेस्ट ज्यादा कर रहा है। क्या कर रहा है? वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर वेस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्या होगा बेटा बताओ? नुकसान होगा आपका, सिंपल सी बात है। So, Yes, sir. at the right time with a minimum amount of investment, सर कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। हाँ, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। आप कहोगे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, फैक्ट्री में काम करने आए आप, मुझे बर्बाद करने आए, यही कहोगे ना? बोले भाई साहब पहले सीख कर आइए, माफ करें आप, यही करोगे ना? It is a systematic control over the procurement, storage and usage of material so as to maintain an even flow of material, at the same time avoiding excessive investment in inventories. The essential of a good system of material control include scheduling the requirement, purchasing, receiving, inspecting, material stock record, material accounting recording. In fact, material control is a matter of coordination among the purchase department and receiving department and inspection department, storekeeping department and product control department and stock control department. ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इन सारे डिपार्टमेंट बेटा क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। The success of the business concern highly depend upon the efficiency of its material control system. किसी भी बिजनेस को कामयाब होने के लिए जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको you want to become a good entrepreneur, you want to become a good businessman, so in that case you have to control your cost. It is very very important and the material control system को डेवलप करना very very important है। सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट मान लो कि 1000 टन की थी और आपने 5000 एक टन की रिक्वायरमेंट थी मटेरियल की और आपने 5 टन मटेरियल मंगा के रख लिया, तो 4 टन तो आपने फालतू में आपने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया ना। वहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मटेरियल मंगाना है। वो कैसे पता चलता है? तब आपका क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट के बीच में, और दे मस्ट बी द efficient material control system, right? Objective of the material control: continuous supply of the material for uninterrupted flow of production. Cessation of the production is total due to the material running out of the stock should be avoided. Such production stoppage very costly in terms of overhead denial, ठीक है।
ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही आपको माल मंगाना चाहिए, ठीक है। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द ओवर स्टॉकिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। आपको मान लो कि 1 टन की रिक्वायरमेंट थी और आपने ज़्यादा 5 टन के आपने माल मंगा लिया। आपने ज़्यादा माल मंगाने से आपका क्या हो गया, कैपिटल ब्लॉक हो गया, आपका पैसा ब्लॉक हो गया। वहाँ पे हो सकता था कि जो 4 टन आपने माल मंगाया है उस पैसे को हम और कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे और वहाँ से रिटर्न आ सकता था, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कितना मेरी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी होता है। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन ड्यू टू द ओवर स्टॉकिंग ऑफ द मटेरियल नहीं करना है। रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, इट्स लॉक लार्ज कैपिटल, आपकी क्या हो जाएगा बेटा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इकोनॉमी, थर्ड पॉइंट इज योर इकोनॉमी इन परचेजिंग, मटेरियल शुड बी परचेज्ड एट अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी, रेगुलरिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द सप्लाईज, राइट। उसके बाद है बेटा strict quality control, strict quality control, strict quality control, strict beta strict quality control. There should be a strict system of quality control. The order of supplies of the right quality of the raw material should be authorized. Material should be tested at the time of their receipt. Material को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आपका डिपार्टमेंट में पहुंचेगा तो दे मटेरियल का टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द रिसिप्ट एंड रिपोर्ट शुड बी जनरेटेड इनिशियली बाय द पर्सन हु हैज टेस्टेड देम फॉर फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस सुपरवाइजर को, जिसे हम छोटे छोटे शब्दों में अपने समझें, आपने वहाँ पे क्या कर रखा होगा बेटा, यू हैव अपॉइंटेड द सुपरवाइजर कि बेटा आपको क्वालिटी इसकी चेक करनी है। जो लकड़ी हमारी फैक्ट्री के अंदर आ रही है क्या वो अच्छी क्वालिटी की है, जिस रेट पे हमने सप्लाई कर रहे हैं, जो रेट हमने पे कर रहे हैं, क्या वाकई उसी क्वालिटी की लकड़ी आ रही नहीं आ रही मेरी फैक्ट्री के अंदर। ऐसा तो नहीं सप्लायर ने मिक्स कर दिया हो कि ऊपर आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल रख दिया, बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड रख दी और अंदर उसने कुछ थर्ड क्वालिटी का माल रख दिया लकड़ी। तो व्हाट देयर शुड बी द स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई, सिंपल है। आई होप इट्स वेरी वेरी simple. Next point is minimum handling cost and time. Material should be stored at a such place and in such a manner that the material can be located at ease, made available to the user department for the least effort. What does it mean कि आपको अपनी फैक्ट्री का स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और आपकी लकड़ी कहाँ रखी जाएगी वहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ लकड़ी बन रही है, जहाँ पे आपका फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे, और अपने रॉ मटेरियल अपने लकड़ी जो है बहुत दूर रखी है, तो वहाँ से वहाँ तक लेके आने में आपकी लेबर की कॉस्ट पड़ जाएगी। उसको जो मजदूर इंसान होगा उसको लेके आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपका अपनी कंपनी का, आपकी अपनी फैक्ट्री का शेड्यूलिंग इसी प्रकार, स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, उसका इस हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे आपका फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है और जहाँ पे आप अपने रॉ मटेरियल रख लें वहाँ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं मिनिमम हैंडलिंग कॉस्ट एंड टाइम। क्योंकि अगर पास में होगा, क्योंकि जो अभी मेरा मजदूर काम कर रहा होगा उसकी कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि ज़्यादा दूर से लेके आएगा वो, उसको ज़्यादा टाइम भी लगेगा और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। पास में होगा उस मजदूर इंसान को टाइम भी कम लगेगा, उस लेबर को। बात समझ आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पे आपने मटेरियल रखा है वहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ गई? मेड अवेलेबल टू द यूजर डिपार्टमेंट विद द लीस्ट एफर्ट। And the sixth point is a control on payment of the material. Ensure that no payment is made for the material not ordered through received for the material not received or material for defective quality. Seventh point is your authorize. यहाँ पे बेटा बात कर रहा है डिफेक्टिव क्वालिटी। अगर कोई भी मटेरियल आपका डिफेक्टिव है, सप्लायर ने आपको गलत माल सप्लाई कर रहा है, कि इन दैट केस यू विल नॉट पे द अमाउंट, आप डायरेक्टली वापस कर दे उस माल को, ठीक है। पागल थोड़े नहीं कि खराब माल थोड़ी ना रख लेंगे अपनी फैक्ट्री के अंदर, सिंपल है ना। 7th point is your authorize issue. Ensure that no issue from the store take place without a proper authorization. The storekeeper has to be made accountable for the whole issue.
जो भी प्रोडक्शन जो भी आपका मटेरियल रखा है स्टोर में, वहां पे एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना गया, कितना मैंने सप्लाई कर दिया, तो दे मस्ट हैव प्रॉपर रिकॉर्ड। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बेटा मिनिमाइज वेस्टेज। ये वाला पॉइंट मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आपको अपना वेस्ट आपको अपना मटेरियल वेस्ट नहीं करना है। बात समझ आ गई? इसको मैंने स्टार्टिंग में ही समझा देता हूँ कि अगर आपकी फैक्ट्री में जो भी वर्कर है वो वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई साहब माफ करो, आप प्लीज रिक्वेस्ट करोगे कि आप पहले सीख कर आइए, मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर आपको नहीं रख सकता, बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वेस्टेज। ऐसे तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं। दोबारा में कंट्रोल ऑफ द पिल्फरेज एंड द लीकेज ऑफ द अदर लॉस, a system should be put in a place and ensure that the pilferage of the material do not take place. A special control is required to put in a place for material prone or इसका मतलब हो गया लीकेज समझते हैं ना। कभी कभी सपोज करो हमारा ऑयल का बिजनेस है, आपने ऑयल मंगाया तो कंटेनर क्या हो गया, लीक कर गया। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, खराब हो गया, तो आपको वो सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पैकिंग आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। वो सप्लायर से बोलोगे भाई साहब पैकिंग अच्छी करके भेजना, ताकि कोई लीकेज का प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटेक्ट द स्लो मूविंग एंड द फास्ट मूविंग मटेरियल। The system should be detect on a regular basis the item of the material which are slow moving and the item which are not moving at all. This will help in regulating further purchase for such material and prevent losses. 11th point is on control for or misappropriation. Beta, ensure that no misappropriation of the material take place as one place leakage develop in the system, and they tend to become a recurring in nature. उसके बाद है बेटा 12th point is on regular and dependable information about the material. There should be the regular and dependable record of information of each type of material, the stock position, minimum label, maximum label, special problem with respect to the certain material, and the list of dependable suppliers. This will help in placing order of the right quantity at the right time and to the right supplier. ठीक है, उसके बाद है आपका ये सारी मैंने बात व्हाट ABC एनालिसिस पूछ सकता है कि write a short note on a ABC analysis. It can be asked in such a manner, write a short note down in your copy. Write a short note on ABC analysis. Write a short note on ABC analysis. Right. What is the actual meaning of the ABC analysis? किससे कहते हैं ABC analysis? समझते हैं इसको? पैटर्न इसको समझते हैं कि ABC analysis का मतलब क्या होता है? ABC analysis is a form of inventory control. क्या इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का सिस्टम है ये। ABC analysis is a form of inventory control wherein different degrees of control are exercised over different items of the stores on the basis of investment value involved. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझ में आता समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में अंदर फीड हो जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन वर्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल इन द वर्किंग एयरक्राफ्ट साइक्लोजेनिक इंजन्स इन्वॉल्विंग हाई कॉस्ट will be monitored with the while cost of tires, right? While cost of tires, nuts, bolts, which will be given lesser attention. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? Can anybody बता सकता है कोई भी बच्चा मुझे? ABC analysis, ABC analysis, थोड़ा सा माइंड पे दिमाग पे थोड़ा जोर डालें, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ABC से क्या समझ में आ रहा है? कैटेगराइज कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज। चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है, शायद आप मीटर में पढ़ा नहीं है इसलिए। अंडर दिस सिस्टम द आइटम आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। आइटम को क्या करेंगे बेटा? 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। समझते हैं इसको। According to their importance in terms of value and the frequency of the replacement of replenishment during the period. कैटेगरी ए में
वो आइटम रखेंगे बच्चे कैटेगरी ए में, वो आइटम रखेंगे बेटा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से समझते हैं। 3 कैटेगरी बनाई मैंने, सपोज करो 3 कैटेगरी बनाई है। ठीक है, इसको और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, लिखने का इशू आ रहा है थोड़ा सा। सपोज करो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा? चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। जो कहता है कि कैटेगरी ए हाईली इंपॉर्टेंट, कैटेगरी ए में वो मटेरियल रखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जो महंगा आया है, जिसमें हमारी कैपिटल ज्यादा लगी है, उसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे बेटा। कैटेगरी बी में रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, जो हमने ए कैटेगरी में रखा है उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, उसको हम कैटेगरी बी में रखेंगे। और कैटेगरी सी में वो आइटम, वो मटेरियल रखेंगे जो कैटेगरी बी और सी में आए उन सबसे कम इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो ज्यादा महंगा है, जिसमें हमने ज्यादा पैसा लगाया है, उस मटेरियल को क्या करेंगे, ए कैटेगरी में रखेंगे। उससे कम इंपॉर्टेंट पे हम बी कैटेगरी में रखेंगे और लीस्ट इंपॉर्टेंट में सी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? Sir, we should finish the class. We are our math class are starting. Give me 2 minutes more. This is the last slide. Okay. Okay, sir. Advantages of the ABC analysis: smooth flow हो गया। ABC analysis ensure the minimum investment will be made in inventories of stock of the material or stock to be carried without any danger of interruption of production of wants of material or stores a requirement. Second is your cost saving की बात करता है। The cost of placing orders, receiving goods and maintaining a stock is minimized, especially if the system is coupled with the determination of proper economic order quantities. Third is your control by exception. This is your management time is saved, since attention is need to be paid only to the sum of the item rather than all the items. Fourth point is your standardization of the work. With the information of ABC system, much of the work is connected with the purchase can be systematized on the routine basis to be handled by subordinate staff. ठीक है, this is the we have discussed about the, ठीक है। In the next you are having we have limited time due to which I'm not going further. आगे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो in the next session we will discuss about the economic order quantity, and it is a numerical part, it is a theoretical, and after that we will do the numerical part also, right? बात में आ गई सभी बच्चों को? economic order quantity, are you there, sir? Guys, you are saying you are having class? Yes, sir, we have math class. Okay. Sir, I have a request. Sorry? Sir, when you are getting example, please speak English because I don't know Urdu. During the getting example, sir. During my example, Sir, I'm. if it be possible, if it be possible, please speak English, sir. Okay. You do not know about Hindi and Urdu, right? No, sir, I don't know Urdu, sir. I'm from Yeah. Afghanistan, so. You are from Afghanistan. Okay. What's your full name? Nurul Haq. Nurul Haq Shirzad, sir. Okay. Yeah, sure. Do not worry about that. I hope you are enjoying my session. Are you getting my point? Yes, Can sir. I- If it be possible, sir, please send this PDF to group Command Survival. Sure. So in the next session we will discuss about the economic order quantity. Okay. Okay. The point is that कि
आप इसको थोड़ा पढ़ के रखें. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा. एंड जब मैं after when I will complete my syllabus, I will also give guidance how to attempt the paper, how to write. That is very very important, right? Are you getting my point, guys? Yes, sir. So I hope you enjoy my class. चलो, wish you all the very best. सर अच्छे से. नोट्स फॉर स्टडी. Yes बेटा, anybody? हाँ कौशल बोलो. सर विल यू सेंड अस नोट्स और नॉट? Yeah, sure I will. नोट्स आप सेंड करोगे? Yeah, actually, my father is hospitalized and having some family responsibilities, due to which there is some delay from my side in signing some notes. Give me some time. Definitely, I will also share some important No notes problem, also. sir. Okay. ठीक है बेटा. So, Okay, you sir. Ansari, ठीक है कौशल. थैंक यू सर. Okay, sir. Anybody? Thank you, sir. Okay. Sure, Okay, I sir. will forward my PPT also and give me some time. Definitely, I will share each and everything. Do not worry about that. I will, do not worry about that. I will support you as far as possible for me. Keep patience, please, and keep revising your syllabus. अच्छे से रहें, खुश रहें. Wish you all the very best, guys. Okay. Thank you. Goodbye, sir. Thank you, beta. Thank you, Krishna. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Suleiman, you want to ask something? Tripti? Hello? Suleiman, are you there? Yes, sir. You want to ask something? No, sir. Is everything is fine? Is everything is fine? Sanchit, beta, you want to ask something? Tripti? Hello? I think. Sanchit?